क्या आप कभी अपने जानने की कोशिश किए हैं कि आखिरकार सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं? कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे सिंपल आंसर देंगे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। तो क्या बस सोडियम और पोटेशियम ही क्रियाशील धातु है? बाकी भी तो धातु है, जैसे कि हुआ कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, ये सभी तो क्रियाशील धातु है, लेकिन इसको तो कभी रखते नहीं है। रखते क्या? नहीं ना। तो आखिरकार सोडियम और पोटेशियम को ही क्यों रखते हैं? अगर आपने यहाँ तक देख लिए हैं तो और थोड़ा सा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम आखिरकार केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं। चल तो ज़्यादा वीडियो को लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, चलते शुरू करते हैं। तो हम जानेंगे कि आखिरकार सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं। तो हम सब जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। अगर हम सर्किट का श्रेणी को देखेंगे तो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये है उसका घटते क्रम में सर्किट का श्रेणी, मतलब अभिक्रियाशील धातु है। तो देख लिए सबसे ऊपर में जो सबसे अधिक क्रियाशील है ये पोटेशियम है और सबसे कम गोल्ड है। तो हम जानेंगे कैसे कि ये धातु क्रियाशील है कि नहीं है। तो जानने का बहुत आसान तरीका है। जब भी कोई धातु को हम वाटर या अम्ल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैसे कि अगर पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन कर रहे हैं तो ये बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। या अगर हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। या मैग्नीशियम को जो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो ये तो हो गया वाटर के साथ। अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे? तो अगर अम्ल के साथ मान लीजिए सोडियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब HCl के साथ, तो सोडियम प्लस HCl, तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो उसको अगर हम मैग्नीशियम को करेंगे तो मैग्नीशियम प्लस HCl, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो आप जानेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा जब हाइड्रोजन से नीचे वाला है, जिसके हाइड्रोजन हुआ, कॉपर हुआ, मरकरी हुआ, सिल्वर हुआ और गोल्ड हुआ, ये ना सब धातु न तो जल के साथ रिएक्शन करता है और न ही अम्ल के साथ। इसलिए आप सुने हैं या देखे हैं, जब भी गर्म पानी का टंकी बनता है तो ये न तो लोहे का बनता है न ही इस्पात का, ये बनता है कॉपर का। क्यों? क्योंकि कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये तो जान गए। तो हम जानेंगे कि कौन कितना क्रियाशील धातु है, हम उसका पहचानेंगे कैसे। जैसे कि ये दिया हुआ है, सबसे ऊपर में पोटेशियम है, सबसे नीचे में गोल्ड है। तो क्या ऐसे सजाया हुआ है? कुछ ना कुछ कारण है, ये घटते क्रम में है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन कितना क्रियाशील धातु है। तो इसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जब धातु को धातु अम्ल धातु लवण से, धातु प्लस धातु लवण से जब रिएक्शन करते हैं तो एक धातु विस्थापित हो जाता है, जो सबसे उससे कम क्रियाशील धातु विस्थापित हो जाता है। मान लीजिए हम जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहे हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये जिंक सल्फेट और कॉपर हट जाता है। मतलब ये जिंक को कॉपर को विस्थापित कर दिया और जिंक वहां बैठ गया। या तुम कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन कर रहे तो ये कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर निकल जाता है। तो आप जानेंगे या आप समझ में नहीं आए कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। और एक ठो उदाहरण मैं दे रहा हूं
खाली कुर्सी में तो कोई भी बैठ सकता है। क्या? खाली कुर्सी में तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन कुर्सी में बैठा हुआ आदमी को हटा के बैठो, ये तो मजा है बैठने का, हाँ कि नहीं? कुर्सी में बैठा हुआ आदमी को हटा के बैठो, यही तो मजा है। यही भी विस्थापन क्रिया है। जैसे कि आप जिंक का देखें और कॉपर सल्फेट का देखें, कॉपर को वैसे विस्थापित कर दिया, किए ना? हाँ, तो यही विस्थापन क्रिया है। खाली कुर्सी में तो कोई भी बैठ सकता है, कुर्सी में बैठा हुआ आदमी को हट के बैठा हो, यही तो मजा है। तो छोड़ो, ठीक है। तो टारगेट का मैथ है कि सोडियम और पोटेशियम को रखते क्यों है, जान गए कि कौन क्रियाशील कितना धातु है, तो जान गए। तो देखिए, जब सोडियम और पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो हाइड्रोजन निकला ना, उसमें आग लगता है। जब रिएक्शन करेंगे तो उसमें आग लग जाता है, जब सोडियम को भी करेंगे या पोटेशियम को भी करेंगे। या जब अगर हम सोडियम को हम खुले वायु में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम मोनोऑक्साइड बनता है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। अगर उसी प्रकार हम पोटेशियम को भी हम खुले वायु में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम मोनोऑक्साइड बनता है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। अगर हम खुली वायु में छोड़ देते हैं तो उसमें आग लगने लगता है। इसलिए हम उससे बचने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम को खुले वायु में नहीं छोड़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। थैंक यू गैस।